वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसे पुरातात्विक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे बिल्कुल खामोश पड़ा था। इतिहास के सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प अनसुलझे रहस्यों में से एक की इस खास चर्चा में स्वागत है। द ग्रेट इंडस मिस्ट्री, अनलॉकिंग एन एंशिएंट यूटोपियन पजल। हम एक ऐसी अविश्वसनीय रूप से उन्नत सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज से हजारों साल पहले वजूद में थी और फिर अचानक गायब हो गई। तो चलिए इतिहास की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल और बेहद एडवांस समाज जो हजारों सालों तक शान से फलता फूलता रहा, वो अचानक धरती में कैसे समा सकता है? मतलब प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ ये कांस्य युग की एक सुपर पावर थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बस अचानक खत्म हो गया? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि ये कितनी विशाल, आधुनिक और समझदार सभ्यता आखिर बिना कोई सुराग छोड़े धरती के नीचे कैसे समा सकती है? इतने बेहतरीन और बसे बसाए शहर अचानक मिट्टी में कैसे मिल गए? यही वो रहस्य है जिसने आज तक बड़े बड़े इतिहासकारों की नींद उड़ा रखी है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो इस जांच की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी, यानी एक अचानक हुई खोज से। दिलचस्प बात यह है कि इस खोज की शुरुआत किसी बड़े पुरातत्वविद ने नहीं की थी। बात 1829 की है। जेम्स लुइस नाम का एक भगोड़ा सैनिक पंजाब के इलाके में छुपता फिर रहा था। तभी उसे कुछ बेहद अजीब और विशाल खंडहर मिले। उसने बस उनके स्केच बना लिए। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो असल में प्राचीन शहर हड़प्पा के ऊपर खड़ा है। ये राज अगले 100 सालों तक जमीन में ही दफन रहा, जब तक कि 1920s के दशक में जॉन मार्शल ने आकर दुनिया को इसकी असलियत नहीं बताई। जरा इस नंबर पर गौर करिए, 1400। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जेम्स लुइस की उस पहली खोज के दशकों बाद आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के क्षेत्रों में इस सभ्यता के 1400 से भी ज्यादा ऐतिहासिक स्थल खोजे जा चुके हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं, बल्कि एक बेहद विशाल साम्राज्य था। और अब आती है एक माइंड ब्लोइंग बात। सालों तक हमें इतिहास में यही बताया गया कि ये सभ्यता 5000 साल पुरानी है ना? लेकिन 2016 में IIT खड़गपुर और ASI की एक लेटेस्ट स्टडी ने सब कुछ बदल दिया। नई डेटिंग तकनीकों से पता चला है कि ये असल में 8000 साल पुरानी हो सकती है। पूरे 8000 साल। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। 7000 ईसा पूर्व में हरियाणा की छोटी कृषि बस्तियों से कहानी शुरू होती है। 5500 ईसा पूर्व तक आते आते ये प्रॉपर शहरों में बदलने लगे और 2600 ईसा पूर्व में तो ये एकदम अपने पीक पर थे। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व से इनका एक रहस्यमयी डाउनफॉल शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व आते आते ये महान सभ्यता एकदम गायब हो जाती है। अब जरा इनके शहरों और उनकी एकदम मॉडर्न टाउन प्लानिंग पर नजर डालते हैं। इनके बनाए स्ट्रक्चर्स देखकर सच में दिमाग चकरा जाता है। 2600 ईसा पूर्व में इनके पास वो सुविधाएं थी जो दुनिया के कई हिस्सों को आज तक नसीब नहीं है। एकदम परफेक्ट ग्रिड सिस्टम पर बसे शहर, मीलों दूर तक बिल्कुल एक ही साइज की पक्की ईंटें, और जरा सोचिए हर घर में अपना प्राइवेट टॉयलेट और नहाने की जगह। इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना कमाल का था कि सड़कों के किनारे कवर्ड गटर बने थे, साफ पानी के लिए पब्लिक कुएं थे और जगह जगह कचरा डालने के लिए डस्टबिन भी थे। कमाल है ना? शहरों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से डिवाइड किया गया था। बेसिकली 2 हिस्से होते थे। एक निचला शहर जहां लोग रहते थे और रोजमर्रा का बिजनेस होता था, और दूसरा ऊपरी शहर जिसे सिटाडेल या गढ़ कहते थे। ये आमतौर पर पश्चिम की तरफ होता था और यहीं सारी पब्लिक गैदरिंग, बड़े बाजार और वर्कशॉप्स होती थी। और हाइजीन को लेकर उनका ऑब्सेशन देखना है तो इस स्ट्रक्चर को देखिए। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, ये पक्की ईंटों और नेचुरल तारकोल से बना एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ स्विमिंग पूल था। इसमें पानी निकालने के लिए एक बड़ा ही एडवांस्ड ड्रेनेज होल भी था। साफ सफाई को लेकर उनका कमिटमेंट वाकई नेक्स्ट लेवल का था। अब एक ऐसी बात जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। उस दौर की बाकी सभ्यताओं को देखें, जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया। वहां क्रूर राजा थे, भारी युद्ध होते थे और बड़े बड़े धार्मिक कर्मकांड थे। लेकिन सिंधु घाटी में ना कोई बड़ा महल मिला, ना हथियारों वाली सेना और ना ही कोई भारी भरकम धार्मिक स्थल।
ऐसा लगता है जैसे ये एक बिल्कुल शांत और बराबरी वाला समाज था। प्राचीन काल में ऐसा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। भाग 3, द अनक्रैक्ड एंशिएंट स्क्रिप्ट, हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट लिंग्विस्टिक पजल। इतनी एडवांस सोसाइटी थी, पर उनका साहित्य क्या था ये हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। 4000 से ज्यादा कलाकृतियां मिली हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस प्राचीन लिपि को डिकोड नहीं कर सका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें मौजूद हर एक सिंबल या तो एक पूरे शब्द को दिखाता है या फिर किसी खास आवाज को। अंग्रेजी में जहां सिर्फ 26 अक्षर होते हैं, वहीं सिंधु लिपि में 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह मिले हैं, जिनमें मछलियां, कछुए और इंसानों जैसी आकृतियां शामिल हैं। हम भले ही भाषा नहीं पढ़ सकते, पर ये जरूर पता चल गया है कि इसे लिखते कैसे थे। अगर ध्यान से देखा जाए तो मार्जिन के बाईं ओर आते आते अक्षर बिल्कुल सिकुड़ गए हैं। जैसे पेज पर जगह कम पड़ने पर हम लोग अक्षरों को छोटा कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इससे ये साफ साबित हो जाता है कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इन मोहरों पर ज्यादातर छोटी छोटी लाइनें ही लिखी हैं और अक्सर एक रहस्यमयी एक सींग वाले जानवर की तस्वीर होती है, जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो फिर इस भाषा का कोड क्रैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास उस दौर का कोई गूगल ट्रांसलेट नहीं है। देखिए, मिस्र की लिपि को रोजेटा स्टोन की मदद से डिकोड कर लिया गया था, पर सिंधु लिपि के लिए आज तक ऐसा कोई पत्थर या सुराग नहीं मिला है। हमारे पास इसे ट्रांसलेट करने का कोई जरिया ही नहीं है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। मिस्र की चित्रलिपि को हम इसलिए पढ़ पाए क्योंकि हमें रोसेटा स्टोन मिल गया था, जिसमें एक ही बात 2 अलग अलग भाषाओं में लिखी थी। लेकिन अनलकीली सिंधु लिपि के लिए हमारे पास ऐसी कोई डिक्शनरी या द्विभाषी कुंजी नहीं है। यही वजह है कि 1920 से लेकर अब तक इसे ट्रांसलेट करने की 100 से ज्यादा कोशिशें पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल का लिंग्विस्टिक डिडक्शन सामने आता है। लिपि और भाषा 2 अलग चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम हिंदी को इंग्लिश लेटर्स में टाइप करते हैं। मेसोपोटामिया में सिंधु लिपि के ऐसे चिन्ह मिले हैं जो खुद सिंधु घाटी में कभी नहीं देखे गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि विदेशी लोग सिंधु लिपि का इस्तेमाल अपनी खुद की मातृभाषा को लिखने के लिए कर रहे थे। खैर, अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो शायद इस पूरी पड़ताल का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। एक ऐसा कांस्य युग जहां कोई युद्ध नहीं था। इस डेटा को देखिए, फर्क एकदम साफ है। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे समकालीन समाजों की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल अलग थी। वहाँ विशाल पिरामिड्स थे, यहाँ कोई बड़े मंदिर या मस्जिद नहीं। वहाँ सम्राट और फेरौन होते थे, यहाँ राजमहलों या राजाओं के मकबरों का कोई नामो निशान नहीं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ खून खराबा और युद्ध आम थे, लेकिन यहाँ से हथियारों या सेना का कोई भी सबूत नहीं मिला। मतलब ये एक ऐसा हाईली एडवांस्ड और शांत समाज था जो बिना किसी कड़े पदानुक्रम या दिखावे के चलता था। अब आते हैं भाग 4 पर, अ मिस्टीरियस सडन कोलैप्स, द वैनिशिंग एक्ट। 1900 बीसी और 1300 बीसी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी शांत और उन्नत सभ्यता रातों रात गायब हो गई? 1900 ईसा पूर्व और 1300 ईसा पूर्व के बीच चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। अचानक उनके स्टैंडर्डाइज्ड वजन गायब हो गए, व्यापार पूरी तरह ठप हो गया और मोहनजोदड़ो जैसे शानदार शहर एक एक करके वीरान होने लगे। ये पतन इतना तेज था कि 600 ईसा पूर्व तक पूरा का पूरा समाज ही इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट गया। बर्बादी के जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं वो सच में काफी डरावने हैं। अचानक से बेहतरीन सिटी प्लानिंग पूरी तरह रुक गई, सीवर सिस्टम टूट फूट गया और किसी ने मरम्मत नहीं की। और वो जो शानदार ग्रेट बात था ना, वो कचरे से भर गया। व्यापारिक मार्ग खत्म हो गए और एक साफ सुथरा शहर पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। पर अचानक इतनी बड़ी तबाही आई कैसे? तो आखिर हुआ क्या था? रिसर्चर्स ने 3 मेन थ्योरीज दी हैं। पहली, सूखती नदियां। टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने की वजह से सरस्वती जैसी नदियां सूख गईं और लोगों को पलायन करना पड़ा। दूसरी थ्योरी है एनवायरमेंटल कोलैप्स। ईंटें पकाने और मवेशियों के लिए इतनी ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई कि पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो गया। और तीसरी थ्योरी है महामारियां। हो सकता है कि मलेरिया या हैजा जैसी किसी भयंकर बीमारी ने पूरी आबादी को ही खत्म कर दिया हो। ये थ्योरीज हमें बताती हैं कि पर्यावरण में बदलाव के आगे बड़े से बड़ा समाज भी कितना बेबस हो सकता है। इस बात पर थोड़ा ठहर कर सोचिए। हमारी आज की मॉडर्न सोसाइटी को बने हुए अभी कुछ ही सदियां हुई हैं।
पर यह सभ्यता पूरे 5000 साल तक चली। फिर भी वो एक खामोश और दर्दनाक अंत का शिकार हो गई और हमने एक बेहद अनमोल समाज और उनके ज्ञान को हमेशा के लिए खो दिया। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है, एक ऐसा शांत और बेहद एडवांस समाज जो शायद 8000 सालों तक फलता फूलता रहा और फिर अचानक मिट्टी में मिल गया, हम आज उससे क्या सीख सकते हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानी तरक्की असल में कितनी नाजुक है। क्या आज का हमारा मॉडर्न समाज भी अपने पर्यावरण को लेकर उतना ही लापरवाह है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ जाता है। जाते जाते एक चुभने वाला सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा। अगर 5000 साल पुरानी इतनी एडवांस्ड और शांतिपूर्ण सोसाइटी बिना कोई निशान छोड़े धूल में मिल सकती है, तो हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया का फ्यूचर क्या है? क्या हम भी कभी ऐसे ही जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे? इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आशा है इस चर्चा ने सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।